एवरीवन, माय नेम इज अमृता। आपका स्वागत है वेदांतरा पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू डिफाइन लिविंग। हाउ टू डिफाइन लिविंग। अगर मुझे एक लिविंग एंटिटी को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप मुझे बहुत सारी बातें बता देंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होता है, उनमें डाइजेशन होता है, उनमें ग्रो होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बनाती है। तो हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को दोगुना कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट। ये दुनिया में खुद की तादाद को बढ़ा सकते हैं। और ये दुनिया में खुद की तादाद को कैसे बढ़ाएंगे? रिप्रोडक्शन की हेल्प से, बाय रिप्रोडक्शन। ये सेल्फ ऑर्गेनाइज दिखाते हैं। इन्हें पता है कैसे दुनिया में जीना है, कैसे खुद को अडेप्ट करना है। ये मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। ये ग्रोथ दिखाते हैं। ये कॉन्शियस होते हैं। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनके आसपास एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हो गई, इससे हम एक लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे एक लिविंग एंटिटी को डिफाइन करना है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैं 5 चीज़ों से डिफाइन कर सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग। क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग। जो पहली चीज आती है वो आती है ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड कॉन्शियसनेस। ये पांचों की पांचों चीजों से हम एक लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो पांचों की पांचों है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर है। लेकिन ये जो दो हैं ऊपर की ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये केवल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। दे आर ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो नीचे की 3 बच गई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होने के साथ साथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। ऑल्सो आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है। जैसे एक मिट्टी का टीला धीरे धीरे करके पहाड़ बन जाता है, ये भी तो एक प्रकार की ग्रोथ है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी कैरेक्टर ईमानदारी, मैं अपने सारे के सारे काम ईमानदारी से करती हूँ। तो ये पांचों के पांचों जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर हैं। लेकिन ये नीचे के 3 जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, धरती पर केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं।
और धरती पर ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें देखने को ना मिले। तो ये होती है हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो अब पांचों को एक एक करके अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ग्रोथ को। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ ग्रोथ क्या होती है? किसी भी चीज का इंक्रीमेंट, किसी भी चीज का बढ़ना ग्रोथ होती है। मास का बढ़ना, वेट का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, ये सभी के सभी क्या है? ग्रोथ है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास increase in weight increase in height and increase in number of cells. ग्रोथ का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ वर्ड है वो किसी भी चीज का बढ़ना होता है। मतलब हम ग्रोथ वर्ड को कहीं भी चिपका सकते हैं, लिविंग के केस में भी और नॉन लिविंग के केस में भी। अगर मुझे ग्रोथ को लिविंग के केस में देखना हो तो एनसीईआरटी में एक चीज लिखी हुई है, ग्रोथ इन लिविंग। एनसीईआरटी कहती है दे that increase in mass and increase in number of cells are twin character of growth in living। अगर मुझे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को देखना है तो मैं मास देखूंगी और नंबर ऑफ सेल्स देखूंगी। मतलब हमारी बॉडी में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा मास बढ़ता है। तो ऐसी प्रकार से लिविंग में हम ग्रोथ, अगर आपसे कोई पूछे कि लिविंग ग्रोथ इन लिविंग क्या है तो आप कहना कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स को हम ग्रोथ इन लिविंग के केस में बता सकते हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि जो ग्रोथ है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? लिखते हैं ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? बिकॉज growth is also seen in non-living। जो ग्रोथ है वो लिविंग के अलावा नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है, इसलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ इन लिविंग एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है। हम डिफरेंस देखेंगे। growth in living and growth in non-living। लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो होती है इंट्रेंसिक, और नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रेंसिक होती है। इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक का
होता है? इंट्रेंसिक मतलब उसके जो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो अंदरूनी होती है, वहाँ बाहर से कुछ नहीं होता। और लेकिन जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है ये बाहर से चीज़ें जमा होती है। जो इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है वहाँ चीज़ें सिंथेसाइज होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर नए नए सेल्स बनते हैं, न्यू प्रोटीन बिल्डअप होती है, मतलब यहाँ चीज़ें सिंथेसाइज होती है। लेकिन यहाँ कोई चीज़ें सिंथेसाइज नहीं होती। जैसे एक मिट्टी का टीला, जो मिट्टी का टीला होता है उसके सरफेस पर मिट्टी आता जाता और एक वो पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ बन जाता है। तो वहाँ अंदर से कुछ नहीं हो रहा होता, वहाँ बाहर से चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही होती है और चीज़ें जमा हो रही होती है उसके सरफेस पर। तो हम लिख सकते हैं कि जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है occurs due to synthesis of new material। यहाँ न्यू मटेरियल का सिंथेसिस होता है, लेकिन यहाँ occurs due to accumulation of material on surface। यहाँ कोई भी अंदर से कुछ चीजें सिंथेसिस नहीं होती, यहाँ वो सिर्फ चीजें एक्यूमुलेट होती है। मतलब जो पहाड़ होता है, मिट्टी का टीला होता है, वो धीरे धीरे उसकी सरफेस पर मिट्टी जमा होती जाती है और वो एकदम से पहाड़ बन जाता है। तो वहाँ उसकी सरफेस पर मिट्टी जमा होती है और वो पहाड़ बन जाता है। लेकिन यहाँ पर नई नई चीज़ों का सिंथेसिस होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे अंदर न्यू सेल्स का डिवीजन होता है, नए नए प्रोटीन बिल्डअप होते हैं, नए नए हॉर्मोन्स बनते हैं, मतलब यहाँ चीज़ें सिंथेसाइज होती है। जो लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल होती है। मतलब एक बार जो ग्रोथ हो गई वो हो गई, इसे पलटा नहीं जा सकता। लेकिन नॉन लिविंग के जो अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे एक मिट्टी का टीला जो होता है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा पहाड़ बन जाता है। लेकिन अगर कभी बहुत जोर से लैंड स्लाइड हुआ या फिर सॉइल एरोजन हुआ तो वो मिट्टी का टीला छोटा भी हो सकता है। जैसे एक मिट्टी का टीला है, ये पूरा का पूरा माउंटेन बन जाता है। बोल्डर बन जाता है। तो ये तो हो गई हमारी ग्रोथ इन लिविंग एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग के केस में हमने देख लिया कि जो ग्रोथ लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है। लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इरिवर्सिबल होती है एंड नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो बदल भी सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है। तो अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ को देखते हैं, उसके बाद हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स, तो बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स हैं। बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, 。 . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 हाँ।   हाँ।   हाँ।  。 हाँ।    .
ईस्ट। तो पीपीएलओ होता है, ये माइकोप्लाज्मा का एक टाइप होता है। तो ये जो सारे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है। और जो बाइनरी फ्यूजन होता है वो हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फ्यूजन के अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर ये कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है तो ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर यहाँ पर दो सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ग्रोथ हो रही है या फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ सेल्स का भी नंबर बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पर एक ही सेल होता है और ये जो एक सेल है ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ सेल्स का नंबर भी बढ़ रहा है और इंडिविजुअल्स भी बढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी ने इसके बारे में एक बात लिखी है कि इन नोट डाल के लिखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are mutually increasing events होते हैं। और synonymous with each other। एनसीईआरटी ने लिखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग नहीं होते, उनके मायने एकदम अलग नहीं होते, वो एक से दिखाई देते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन, अगर वहां पर ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन तो हो ही रही है। अब हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ कैसे होती है। मल्टी ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अक्सर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे यहाँ लग गई और यहाँ नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और नंबर ऑफ सेल्स डिवाइड होकर मेरे जो चोट जो लगी हुई है वो ठीक हो रहा है, तो यहाँ रिप्रोडक्शन चल रहा है नहीं, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में
रिप्रोडक्शन के मायने एकदम अलग होते हैं और ग्रोथ के मायने एकदम अलग होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जैसा ही ग्रोथ दिखाई देता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जो ग्रोथ होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से एक जैसे दिखाई नहीं देते और नॉट साइनोनिमस विथ ईच अदर। और ये एक साथ नहीं रह सकते। जो रिप्रोडक्शन है और जो ग्रोथ वो एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। तो अगर हमें चोट लग गई कहीं और नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स के डिवीजन से हमारे जो घाव होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिपेयरिंग ऑफ इंजरी causes called as growth। अगर हमें कहीं चोट लगे और वहाँ नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं और हमारे जो घाव है वो ठीक हो रहे हैं तो वो भी एक ग्रोथ का तरीका है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये हमारे ग्रोथ सारे ग्रोथ खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए नए नए ऑफस्प्रिंग ऐड करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो मोस्टली हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है। ये सिंपल होता है और फास्ट प्रोसेस होता है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पसंद करते हैं, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पसंद करते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो वो मैं बता दूँ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहला आता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है।
कभी भी आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसे अमीबा में, पैरामीशियम में, ईस्ट में, इन सब में होती है। सेकंड मेथड बर्डिंग। बर्डिंग जो होता है हमारे ईस्ट में देखने को मिलता है और हाइड्रा में देखने को मिलता है। ईस्ट जो होता है वो फंजाई होती है और हाइड्रा जो होता है हमारा एक एनिमल होता है। ऐसे तीसरा हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट बॉडी से अलग हो जाए तो वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है मल्टी सेलुलर फंजाई राइजोपस। और हम भी हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। दूसरा आता है मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस ग्रीन एल्गी का मतलब क्या है कि एक ऐसी एल्गी जिसकी शेप फिलामेंट जैसी हो और वो मल्टी सेलुलर इस टाइप की होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूरोथोरिक्स, क्लेडोफोरा एंड स्पाइरोगायरा। ये तीनों के तीनों इसके एग्जांपल्स हैं। अब तीसरा आता है हमारे पास प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस। मोसिस का मतलब क्या होता है, ब्रायोफाइट। जैसे प्लांट में अलग अलग स्टेज होती है, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्रोटोनिमा का मतलब होता है ये लाइफ साइकिल होती है। जैसे हमारे अंदर होता है बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इसी प्रकार से ये जो ब्रायोफाइट इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। प्रोटोनिमा जो होती है लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है, ब्रायोफाइट की एक स्टेज होती है। तो अब फोर्थ आती है हमारी ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट बॉडी से अलग हो जाए तो वापस आ जाती है। जैसे छिपकली की पूंछ, अगर छिपकली की पूंछ छिपकली से अलग हो जाती है तो छिपकली की पूंछ वापस आ जाती है, इसे रीजनरेशन कहते हैं। ऐसे ही स्टारफिश होती है, अगर स्टारफिश का कोई पार्ट अलग हो जाए तो वापस आ जाता है। लेकिन ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में जो होता है वो ट्रू रीजनरेशन होता है। लेकिन जैसे अगर प्लेनेरिया के कोई बॉडी पार्ट है, अगर वो प्लेनेरिया से अलग हो जाए तो वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। छिपकली की पूंछ से नई छिपकली नहीं बनती। प्लेनेरिया एक प्रकार का कीड़ा होता है। जो ट्रू रीजनरेशन होता है वो प्लेनेरिया के लिए रिप्रोडक्शन का साधन होता है, लेकिन ऐसा छिपकली में नहीं होता, स्टारफिश में नहीं होता, ये केवल प्लेनेरिया के लिए होता है। उसके बाद हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है reproduction. Some
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Do not reproduce कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि म्यूल, खच्चर, ये लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोड्यूस नहीं करता। वर्कर बीज, जो वर्कर हनी भी होती है वो लिविंग होती है, लेकिन वो लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। तो ये हो गई कि जो रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।